हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, या तो जीरो या फिर हीरो। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बचते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने से डरते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की बजाय एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स होती है उन मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करके नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करते हैं, और जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जाम में 100% स्कोर करके दिखाते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीरो कहलाते हैं। अगर आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हीरो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करना होगा। एक एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आज नहीं 10 साल के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक। और ये आप कर सकते हैं बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम बैच से। ड्रीम बैच में आपको कोटा क्लासरूम के रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। इन लेक्चर को अटेंड करने वाला हर बच्चा यही कहता है, सर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40 साल के बाद भी कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा मैं इजीली बता पाऊंगा, क्योंकि ड्रीम बैच में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटवाता नहीं हूं बल्कि सिखाता हूं। तो सबसे पहले आप ड्रीम बैच से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लर्न करके अच्छे लेवल तक सीखेंगे। उसके बाद साथ साथ आपको ड्रीम बैच का जो क्वेश्चन बैंक है वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं? एक्सरसाइज 1 में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। जो भी लेक्चर आज आपने देखा एक्सरसाइज 1 से उस टॉपिक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन, जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिवन होते हैं। और 3 के बाद आती है एक्सरसाइज 4, जिसमें जेई मेंस और आईआईटी एडवांस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो नीट एग्जाम में एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और 1, 3 एंड 4th एक्सरसाइज करने के बाद बारी आती है सेकंड एक्सरसाइज की, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप ड्रीम बैच के लेक्चर देख के चारों एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब बारी आती है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का एक अच्छा क्वालिटी का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। वो टेस्ट आपको मिलते हैं बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज में। केयर टेस्ट सीरीज में मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट प्रोवाइड करता हूं। साथ में इनके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे एग्जामिनर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे एग्जामिनर एग्जाम में आपसे मिस्टेक करवाता है, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप केयर टेस्ट से टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो सॉल्यूशन में जहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, या ये पर्टिकुलर मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है, उन सबको आपको अलग से एक नोटबुक में नोट करना होता है और बार बार अच्छे से रिवाइज करना होता है। जो बच्चा इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करता है वो ना कि ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बल्कि कंप्लीट केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, सर हम तो लेट हो गए, अब टाइम कम बचा है, क्या अभी से स्टार्ट करके हम अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न कर सकते हैं? क्या बाकी केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। देखो आपको थोड़ा सा फास्ट काम करना होगा, एक एक लेक्चर अच्छे से देखना है, और सबसे पहले हर चैप्टर की आपको एक्सरसाइज 1 एंड 3 करना है। उसके बाद आप 4th भी कर सकते हैं, 2nd को स्किप करके आप डायरेक्ट केयर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम जा रहा है तो आप एक काम करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स के लिए मैंने आपको अमेजन पे
ये दो बुक प्रोवाइड कर रखी है। इन 2 बुक में जो मैंने आपको टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वही नोट्स मैं आपको ड्रीम बैच में पढ़ा रहा हूं। तो डायरेक्ट अमेजन से आप ये बुक ऑर्डर करके लेक्चर देख सकते हैं और इन नोट्स से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट इन नोट्स से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इससे काफी टाइम आपका सेव हो जाएगा और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आएगा। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आज ही आप डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं और ड्रीम बैच ज्वाइन करने से पहले अप्लाई प्रोमो कोड पे क्लिक कर दें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए। कोई प्रॉब्लम आती है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, अब अक्टूबर आ गया है, आपके एग्जाम में कम टाइम बचा है, तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छे से आप फिनिश करेंगे और लास्ट में आपको रिवीजन के लिए भी एनफ टाइम मिल जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी। तो अब ज्यादा देर आपको नहीं लगानी है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मैं अगर आप देखना चाहते हैं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सिखाता हूं, केयर टेस्ट में कैसे मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं, कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है जहां पे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आज का वीडियो सॉल्यूशन आप जरूर देखें। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के वो 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट एग्जाम में एज इट इज आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब भी हम टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह वीडियो सॉल्यूशन से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब यहां पे ये है, जैसे आज आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, दोबारा से अगर ये टेस्ट आपको रिवाइज करना है, लेकिन पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक होता है या जो आप दोबारा से सोल्व नहीं कर पाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर देंगे। तो कौन से वो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, 7th, 10th, 11th, 13th, 15th, 17th, 18th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 37th, 41st, 42nd एंड 45th। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। देखो, अगर आज से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करना चाहते हैं, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना स्टार्ट करें तो आप कहीं बीच से स्टार्ट ना करें, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें और कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। अगर आप लाइन से सारे लेक्चर देखते चलेंगे, हर लेक्चर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चाहे आप ऑर्गेनिक में कितने भी वीक हो, आप एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर बन जाएंगे। और एक दिन नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लगभग 2.5 महीने में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 70 लेक्चर लगते हैं और इन 70 लेक्चर में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाते हैं। और अच्छी बात यह है, इन 70 लेक्चर्स में आप ये मान के चलो लगभग आपका 70 मार्क्स का काम भी हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल 17 to 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 68 से 72 मार्क्स का पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। ये 70 लेक्चर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो 70 मार्क्स का काम आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर लर्न करना है, प्रॉपर 0 से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर एक सीक्वेंस में सीखेंगे, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। और कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हर टेस्ट को अटेम्प्ट करके उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि टेस्ट में मैं आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है वो बताऊंगा, क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है वो भी बताऊंगा, और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस अटेम्प्ट में करना होता है। क्योंकि देखो, नीट 2025 में बहुत सारे बच्चे पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाए। क्यों मैनेज नहीं कर पाए? क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट में करना होता है और कौन सा क्वेश्चन हमें बाद के अटेम्प्ट के लिए लीव करना होता है। तो ये चीज मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट के थ्रू सिखाता हूं, और इसीलिए जो बच्चे केयर टेस्ट अटेम्प्ट करके जाते हैं वो ना कि ओनली केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करते हैं, बल्कि फिजिक्स और बायो में भी इसी टेक्निक को यूज करते हुए अपना स्कोर इंप्रूव करते हैं और अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाते हैं। तो कैसे सीखना है,
आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें जो रिंग बन रही है, साइकिल बन रही है, उसमें ओनली कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, नॉट ए होमोसाइक्लिक पूछा है। सबसे पहले साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन में रिंग जो बन रही है सारे कार्बन एटम है, तो ये तो होमोसाइक्लिक है। दूसरा आपका आ गया बेंजीन, बेंजीन भी होमोसाइक्लिक है क्योंकि रिंग में एक भी आपका फोरन एटम नहीं आया, कार्बन से अदर एटम नहीं आया। नेप्थलीन, नेप्थलीन भी आपका होमोसाइक्लिक होता है क्योंकि इसमें भी रिंग में सारे कार्बन एटम्स इन्वॉल्व है। और चौथा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको शॉर्ट में THF भी बोलते हैं। ये देखो, इसमें क्या है, रिंग में एक अदर एटम आ गया, कौन सा, ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या है, ये आपका अलग कार्बन से अलग एटम आ गया रिंग में, तो ये हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक, ना कि होमोसाइक्लिक। बोलो कोई डाउट है क्या? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो आंसर 4 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है आपको पता है, उसमें मैं लिखता हूं ई, सेकंड अटेम्प्ट के क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे एम, और थर्ड अटेम्प्ट के क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टी, यानी टफ क्वेश्चन, जो आपको सबसे लास्ट में करना होता है। तो ये इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, केमिकली सिमिलर कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट डिफर बाय ए CH2 ग्रुप इन द देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नोन एज होमोलॉग्स। होमोलॉग्स क्या होते हैं भाई? होमोलॉग्स का जो जल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, वो सेम एटम्स के बने होते हैं। क्या होते हैं उनमें? सेम एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम एटम नहीं, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक। उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, बिल्कुल सही है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। और इसके अलावा टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय ए वेट ऑफ 14 यूनिट और डिफर बाय CH2 ग्रुप, दे आर कॉल्ड होमोलॉग्स। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन। तो होमोलॉग की पूरी थ्योरी मैंने आपको रिवाइज करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 टर्सरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज। देखो, जब भी ऐसा इजी क्वेश्चन आता है, बच्चे इसमें टाइम वेस्ट भी करते हैं और साथ में ज्यादातर बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा वो ऑप्शन चेक करने लग जाते हैं। भाई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वो बोल रहा है C6H14 का ऐसा कौन सा आइसोमर है जिसमें 2 टर्सरी हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के अप्रोच सीखो। सबसे पहले आपको 2 टर्सरी हाइड्रोजन बनाने हैं। भाई ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए और यहाँ पे भाई ये 2 कार्बन से और जुड़ जाएंगे, ये ऐसे जुड़ेंगे तो कितने कार्बन हो गए इसमें? यही तो हो गए आपके 6 कार्बन। तो यहाँ पे CH3 है, CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, और इनके पास एक एक टर्सरी हाइड्रोजन है। इसका IUPAC नेम लिखो, क्या होगा? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन में चेक करो, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, अप्रोच सही होनी चाहिए। ऐसे इजी क्वेश्चन आपके पेपर में इसलिए मिस्टेक होते हैं क्योंकि आप ऑप्शन से आंसर लाने की कोशिश करते हो, और मैं आपको सिखाता हूं पहले क्वेश्चन सोल्व करो, अपना आंसर लाओ और उसको फिर ऑप्शन में फाइंड आउट करो। आप प्रोसेस उल्टा फॉलो करते हो। जो मेरी प्रोसेस है वो आपको ऐसा लग सकता है इसमें 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और जो बच्चा शुरू से प्रैक्टिस करता चलेगा वो डेफिनेटली एग्जाम में टाइम भी बचाएगा और क्वेश्चन सही भी करके आएगा, ठीक। तो इसका आंसर थर्ड आ गया, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखो, IUPAC नेम में आप सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैं आपको ना रिवाइज करा देता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद है ना मैं बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा, सीधे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। देखो, IUPAC नेम जब भी आपको लिखना होता है, इसमें 2 मेजर रूल है। सबसे पहला रूल आता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन जब भी आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपको ज्यादा प्रायोरिटी, मोस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। जिस कार्बन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेंगे, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है। डबल बॉन्ड मत लिखना है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद आप चेक करते हैं ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, और फाइनली आप चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बोलो क्या कोई डाउट है क्या?
तो आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम सबसे पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है बट वो उस कार्बन से जुड़ा है जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में है, ठीक। या यूं बोल दो उस कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। फिर सेकंड प्रायोरिटी रहती है आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। फिर अगर इससे भी सोल्व ना हो फिर आप चेक करो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, और फाइनली मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अब कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाता है। डबल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करें, ट्रिपल बॉन्ड में, दोनों साइड से सब कुछ सेम आ रहा है, डिसाइड हो नहीं पा रहा, तो उस केस में आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक। सेकंड क्या है, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। जब भी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। तो लिस्ट लोकेंट नंबर मिलेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, और फाइनली सब्स्टिट्यूएंट को। अगर सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, जब कंपटीशन होता है तो डबल बॉन्ड विल गेट प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। और अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट में कंपटीशन हो जाए, लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहे हैं, पहले तो ये करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट लोकेंट नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिस साइड से लिस्ट लोकेंट नंबर मिल रहा है। अब मान लीजिए दोनों ही साइड से सेम नंबर पे आ रहे हैं, तो उस केस में अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप विल गेट लिस्ट लोकेंट नंबर। बस ये ध्यान रखना होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने समझाया वो कर दो, ठीक। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब कंपटीशन हो जाए, भाई डबल बॉन्ड को चूज करें या ट्रिपल बॉन्ड को चूज करें, या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दें या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दें, जब कंपटीशन हो रहा है सेम लेवल पे आ रहे हैं तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। और सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले लिस्ट लोकेंट नंबर रूल फॉलो किया जाता है, और लिस्ट लोकेंट नंबर रूल में दोनों साइड से सेम पोजीशन आ रही है तो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप विल गेट लिस्ट लोकेंट नंबर। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? अच्छा, मैंने अभी एक बार यहां सिखा दिया, पूरा आईपीएसी नेम का रूल रेगुलेशन समझा दिए, अब मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक। ये देखो यहां पे ये जो है इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों इंक्लूड हो गए इस लॉन्गेस्ट चेन में। अब नंबरिंग करो लेफ्ट से किया 1 2 3 4 5, तो 1 पे और 4 पे क्या आया, मल्टीपल बॉन्ड। राइट से करो 1 2 3 4 5, 1 और 4 पे आया। अब कैसे करें, 1 और 4 पे आ रहा दोनों साइड से, ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को लिस्ट लोकेंट नंबर देंगे 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन, 1 इन 4 आइन। ये चेक करो कौन से ऑप्शन में है, 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन, आंसर इज 2, और ये भी वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। देखो मैं आपको एक साथ सिखा देता हूं। सबसे पहले सिंपल अगर आप स्ट्रेट चेन लिख देंगे ना ऐसे, ये स्ट्रेट चेन, ये है ब्यूटेन, और ब्यूटेन के टर्मिनल कार्बन पे वैलेंसी फ्री कर देंगे ना, दिस इज एन ब्यूटाइल। इसको क्या कहते हैं, वो एन ब्यूटेन थी, उसमें टर्मिनल कार्बन पे वैलेंसी फ्री हुई, एन ब्यूटाइल। और अगर ये वैलेंसी किसी बीच वाले यानी सेकेंडरी कार्बन में फ्री करते हैं, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक। और अगर इसमें ना साइड चेन बनाते हैं ऐसे, ये ग्रुप आता है, दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, और ये अगर चेन बन गई, ये आइसो ब्यूटेन कहलाता है, और लास्ट कार्बन पे वैलेंसी फ्री कर दोगे तो ये आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा, ठीक। और अगर आप ऐसे लिख देते हो ये वाला, कुछ बच्चे इसको क्या बोलते हैं, नियो ब्यूटाइल बोलते हैं, लेकिन ये नियो नहीं होता, नियो के लिए मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होते हैं, ये क्या होता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल। बोलो कोई डाउट है क्या? अब कर लेंगे। ये देखो ये आ गया आपका आंसर 1, आंसर इज 1। ये आपका आइसोब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये टर्सरी है, ठीक। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, ये देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है सर, ये आपका एन ब्यूटाइल है या प्राइमरी ब्यूटाइल बोल दो, और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल है। हो गया ना आंसर, आंसर इज 1, और ये भी हमारा इजी क्वेश्चन था, ठीक। हो रहा सब कुछ रिवाइज अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH एक CN। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, CN। सबसे इसमें दोनों प्रायोरिटी किसकी है, CN की है, तो इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हुए यहां पे इसको चेन में इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 1 2 3, किधर भी जाओ 3 आ रहा है,
तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके 1 2 3 ये हो गई आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग। और इसमें 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी और 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये आ रहा है 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। आंसर इज 3। ठीक, देखो खुद एक बार आईयूपीएसी नेम लिख के देखने का ये फायदा होता है, आपका ध्यान सही का आंसर पे जाता है। नहीं तो नहीं कंफ्यूज करते एसीटोन साइनोहाइड्रिन, या यूपीएससी नेम थोड़ा है 2 साइनोप्रोपेनॉल, हाँ यार ये भी तो हो सकता है 2 पे साइनो लगा प्रोपेनॉल। ठीक, फिर ये इन पे ध्यान ही नहीं जाता है, कंफ्यूज करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप पहले मेरी तरह अगर नाम लिख के सीधा चेक करेंगे, गलती होने का चांस है ही नहीं, ना के बराबर छोड़ो, है ही नहीं चांस। आंसर 3 इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये यहां पे ना N लिख रखा है और N के 3-3 कार्बन लगे तो टर्सरी अमाइन है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो आपका अमाइन हुआ ना। अब अमाइन को देखते हुए आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ये एक कार्बन की चेन, ये एक कार्बन की चेन। इधर अगर देखोगे ये ऐसे गई, ये 4 कार्बन की चेन, इधर ऐसे जाओगे तो ये 5 कार्बन की चेन, और 5 कार्बन की चेन में 1 2 3 4 5, 3 पे ही आ रहा है N। तो देखो 3 पे मिथाइल लगा है और 2 नाइट्रोजन के मिथाइल लगे, तो आप ऐसे लिखोगे 3NN, या ऐसे भी लिख देते हैं NN3 लिख दो या 3NN लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। NN3 ट्राई मिथाइल पेंटेन है ना 5 कार्बन का, और 2 पे अमाइन, पेंटेन 2 अमाइन। बताओ कौन सा है? ठीक, पेंटेन 2 नहीं, सॉरी 3 पे है भाई, ये देखो 3rd कार्बन पे है। अब चेक करो 3 मिथाइल 3 NN डाइमिथाइल, ये तो है नहीं। NN3 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन लिख दो या 3 पेंटेन अमाइन लिख दो, एक ही बात है। आंसर इज 3। ये इजी ही क्वेश्चन है, गलती होने का चांस है, कई बार बच्चे इस चेन को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, जल्दबाजी में आप में से एक आदमी करी भी होगी, तो आंसर 3 इजी क्वेश्चन हुआ। ठीक, 7th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटोइन। देखो ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं ना, जब भी आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में आप और टाइम वेस्ट करते हो, सबका स्ट्रक्चर लिख लिख के देखते हो, सबका नेम लिख लिख के देखते हो। ऐसा मत करो, आप क्या करो, जिसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा ना उसका खुद बनाओ। 3 मिथाइल पेंटोइन, भाई 3 मिथाइल पेंटोइन में अगर हम ऐसे भी बना देना, इसको ऐसे ही बना दे, ये हो गए 5 कार्बन की चेन। ठीक, 5 कार्बन की चेन में 2 पे इन बोल दिया, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक, और 4 5, और 3 पे मिथाइल, ये देखो 3 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल और पेंटोइन। बताओ कौन से में आ रहा है? ठीक, कौन से? ये रहा, ये देखो, यही तो है जो मैंने बना रखा है एग्जैक्ट एज इट इज। तो आंसर इज 1। तो ऐसे ध्यान जाएगा आपका, अगर आप पहले क्वेश्चन सोल्व करके फिर ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं तो जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, द यूपीएससी नेम फॉर द कंपाउंड। भाई इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो एस्टर में है ना नंबरिंग वंबरिंग सब कुछ बाद में करो, सबसे पहले है ना इसका नेम लिखते टाइम ना ये लिखा जाता है इथाइल, जो इसका एल्काइल ग्रुप है ना यहाँ पे ऑक्सीजन से लगा, वो सबसे पहले आता है। अब ये बाकी बच गया हमारा सारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का पार्ट, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, 1 2 3 4। अब इसकी इस चेन की नंबरिंग नेमिंग करो। नेमिंग में क्या है, 3 पे क्या लगा? मिथाइल, इथाइल के बाद 3 मिथाइल, कितने की चेन? 4 की। ब्यूट, 3 पे डबल बॉन्ड इन, और 1 पे O8, 1 O8 की बजाय सीधा O8 भी लिख देते हैं। अब बताओ, इथाइल 3 मिथाइल, ब्यूट 3 इन O8, आंसर इज 4। ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सीधे सीधे क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट के, पहले अटेम्प्ट के। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये समझो। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में हम ऐसे ही करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में क्या करते हैं भाई, साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान रखते हैं, एक साइक्लिक भी हो सकता है आपका और ओपन चेन भी हो सकता है। तो साइक्लिक में और ओपन चेन में प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? देखो पहले देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसके लगा है, जिसके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड ना हो पाए, फिर ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड किसमें है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। फिर इससे भी डिसाइड ना हो पाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन भी अगर सेम हो जाए फिर साइक्लिक होती है ना। ये ऑर्डर होता है। प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई,
फिर नंबरिंग कैसे करते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपने पीछे की है, बस इसमें क्या है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं, और जो वर्ड साइक्लो होता है इट इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये मैंने आपको लिखवा है। अब जैसे इसमें देखो, ये इथाइल, ये मिथाइल लगा और ये 6 की चेन, ठीक, कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है किसके पास, रिंग के पास, तो रिंग हो गई प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग करते टाइम प्रिंसिपल कार्बन चेन में क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे, वो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को दो। अब मल्टीपल बॉन्ड को मैं यहां से भी 1 दे सकता हूं और यहां से भी 1 दे सकता हूं, नीचे से 1 स्टार्ट करूं या ऊपर से, ऊपर से 1 स्टार्ट करूंगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे 1 अगर रखूंगा ना, 1 पे डबल बॉन्ड भी आ गया और 1 पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 2 3, बोला सर इधर से करने पे है ना डबल बॉन्ड 1 पे आ गया, 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। भाई डबल बॉन्ड तो आपका 1 पे आ गया, डबल बॉन्ड 1 पे आने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को भी तो लिस्ट लोकेंट नंबर मिलना चाहिए। तो अब क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, अब बोलोगे सर 6 पे तो इथाइल लगा है और 1 पे मिथाइल लगा है, और साइक्लोहेक्स 1 इन लिख दो या हेक्सेन भी लिख दो, सीधा चलेगा। 1 इन लिख रखा है इसने, हाँ ये लिख रहा है 1 इन, लिख दो, वैसे 1 पे दिखाने की जरूरत नहीं होती, 1 पे लगा है, ठीक। तो ये हो गया 6 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, आंसर इज 4। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांस थे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेकंड अटेम्प्ट की कैटेगरी में रखूंगा। ये 10th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लिखना नीट 2026 में आ सकता है, नीट 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, ये अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी OH जुड़ा है साइक्लिक रिंग से, तो साइक्लिक रिंग की प्रिंसिपल कार्बन चेन है। अब नंबरिंग करो उसकी, नंबरिंग करते टाइम सबसे पहला नंबर किसको देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1। अब 1 से आप इधर भी जा सकते हो 2 पे, इधर भी आ सकते हो नीचे की तरफ से, किस तरफ आएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ, क्योंकि अब आपको डबल बॉन्ड को लिस्ट लोकेंट नंबर देना है, 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, 4 पे 2 मिथाइल लगे, 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स कितने पे इन, 2 पे इन, और 1 ओ लिख दो या इनोल लिख दो सीधा। अब देखो 4 4 डाई मिथाइल 2 साइक्लोहेक्स 2 इनोल, देख ये आ रहा है इसमें, 4th ऑप्शन में आ रहा है, आंसर इज 4। ये भी इजी ही क्वेश्चन है, मैं तो इसको यार टफ क्यों ही मानूं, इसको ना सीधा सीधा हो रहा है, तो इसमें तो ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द यूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, अरे ये दे रखा आपको, इसका यूपीएससी नेम पूछा आपसे, ये क्या होता है, इसका नेम होता है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। बेंजीन नाइट्राइल, जैसे अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा उसको बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर COOH लगा है उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन बेंजीन के ऊपर CN लगा ना, तो या बेंजीन के ऊपर COCl लगा है, तो बेंजीन के ऊपर CN वाले को बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर COCl लगा है, ऐसे लगा है, ये लगा है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये IIT का क्वेश्चन है ना, ये IIT 2009 में आया था, और ये आपका क्वेश्चन जो मैंने टेस्ट में पूछा है, देख लो IIT लेवल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, ठीक, आंसर इज 4, और ये भी इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT का क्वेश्चन नीट में आ सकता है भाई, इंपोर्टेंट फॉर नीट, तो नीट 2026 में एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे, अब ये रिंग दे दी इसने, बेंजीन रिंग आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, नंबरिंग कहां से करें, फ्लोरीन भी आपका सब्स्टिट्यूएंट, NO2 भी सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट, तो अब नंबरिंग ऐसे की जाए आपके सभी सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट लोकेंट नंबर मिले। इधर से स्टार्ट किया 1 2 3, और इधर से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो 1 के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना सीधा, नहीं इस तरफ से 3 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं 1 और फिर ये 2, ठीक, तो 1 से 3 पे जाने के बजाय तो 1 2 सही है, लेकिन इसमें भी ध्यान दो 1 2 3 4 5, 1 2 5 आया, और ऐसे करें तो 1 2 3 4, 1 2 5 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। अब नेम लिख दो, नेम में 1 पे फ्लोरो, 2 पे नाइट्रो, 4 पे इथाइल, तो 4 पे इथाइल अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, 4 इथाइल, 1 पे फ्लोरो एंड
2 नाइट्रोबेंजीन। हो गया आंसर। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। आंसर इज थर्ड। ये भी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो जब भी बेंजीन भी है और ओपन चेन भी है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसके लगा होगा ना, दैट विल बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर हम ये देखते हैं 3 या 3 से ज्यादा वाली कार्बन चेन अगर ओपन चेन में बन रही है, देन इट विल बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन, अदरवाइज बेंजीन विल बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पे देखो कहीं फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो अब हमने देखा ये बेंजीन लगा और ये 4 की चेन, तो 4 वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब इसकी नंबरिंग करो, लेफ्ट से 1 2 3 4, 2 पे आया फिनाइल, राइट से 1 2 3, 3 पे आया, तो लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है ये, तो 2 पे फिनाइल और ये ब्यूटेन। बोलो कोई डाउट है क्या? तो आंसर क्या आया? 2 फिनाइल ब्यूटेन। आंसर इज 4। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो इसमें ना 4 फंक्शनल ग्रुप है, COOH, SO3H, CO और Cl। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप 4 है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर पता कैसे धोखा देता है, हाउ मेनी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो भाई यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होगा ना, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, कौन सा? COOH। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यूपीएससी नेमिंग में, बता दोगे? COOH। तो अब देखो नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, सीधी यही चेन होगी, और CN को कार्बन चेन में नहीं लेंगे। देखो कभी भी अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और साथ में अदर फंक्शनल ग्रुप भी है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक, तो अब इसमें देखो वो मैंने आपको ड्रीम बैच में सिखाया, कब इंक्लूड करेंगे कब नहीं करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा हूं। ठीक, देखो अब नाम क्या होगा, 4 पे लगा सल्फो, 5 पे इसको बोलते हैं ओक्सो, और 6 पे लगा है साइनो। तो सबसे पहले साइनो आएगा या ओक्सो आएगा या सल्फो? साइनो आएगा। 6 पे साइनो और 5 पे है ओक्सो, और 3 पे है, 3 पे नहीं सॉरी 4 पे है सल्फो, 4 पे है सल्फो, 4 पे सल्फो, और इसको बोल देंगे हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब बताओ कौन सा आंसर आया? 1 पे साइनो है, सॉरी 6 पे साइनो, 5 पे ओक्सो, 6 पे साइनो, 5 पे ओक्सो और 3 पे सल्फो। यार इसने है ना इस क्वेश्चन में 3 पे सल्फो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा फिर। ठीक, हेक्सेनोइक एसिड ये आएगा, यहाँ पे इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 आ जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है ये, कोई बात नहीं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी अगर आपने आंसर 4 लगा तो 4 सही है। ठीक, आंसर 4, और ये हो गया आपका इजी क्वेश्चन। इजी नहीं, मीडियम कर दो, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द यूपीएससी नेम ऑफ द सिट्रिक एसिड इज। सिट्रिक एसिड, अच्छी बात है, उसने क्या है फॉर्मूला लिख के दिया है। वैसे सिट्रिक एसिड क्या होता है भाई? सिट्रिक एसिड अगर आपको जब भी बनाना हो, 3 कार्बन की चेन बनाना, तीनों के COOH लगा देना, लगा दिया तीनों के COOH, और फिर एक काम करना, बीच वाले के एक OH लगा देना, बाकी वैलेंसी पूरी कर देना ऐसे, दिस इज सिट्रिक एसिड। अब इसका नेम कैसे होता है? ये तीनों तो कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे कार्बन को, और बाकी देखो जब भी किसी कंपाउंड में 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कार्बन चेन से जुड़े हैं तो तीनों को एक्सक्लूड कर देते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन से। और नंबरिंग कैसे करें? इधर सिमेट्री के कहीं से भी कर दो, 1 2 3, तो इसको आप पता क्या बोलोगे? ये बोलोगे 2 हाइड्रोक्सी, है ना। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो COOH ही है, लेकिन चेन में नहीं है, तो लिखते हैं प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेम होता है इसका, है ना। ये बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही आना चाहिए। सिट्रिक एसिड, बस फॉर्मूला भी ना लिख के दे, तब पता चलेगा बच्चों का। तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी 3 है 2, सॉरी 3, हाँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने ट्राई नहीं लिखा, दोस्त यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। आंसर इज
आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये भी मीडियम क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ सिट्रिक एसिड, सबसे पहले आपको सिट्रिक एसिड बनाना आना चाहिए। सिट्रिक एसिड में क्या होता है, सिंपल 3 कार्बन की चेन बनाओ, तीनों कार्बन के COOH 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 लगाओ, बीच वाले कार्बन पे OH आ जाएगा। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। हम जानते हैं जब भी किसी कार्बन चेन के डायरेक्ट 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उन सबको एक्सक्लूड कर देते हैं, और उन सबको एक्सक्लूड करने के बाद नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करी 1 2 3 क्योंकि सिमेट्री किसी भी तरफ से कर दो। फिर हमने देखा 2 पे OH लगा तो 2 हाइड्रोक्सी, मेन चेन में 3 कार्बन प्रोपेन, और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द आईयूपीएसी नेम ऑफ ए पॉपुलर एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल इज। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको वीडियो पॉज करके एक बार खुद ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको नीट 2026 एग्जाम में केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्प्रिन, पैरासिटामोल या सिट्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम आपसे पूछ लिया जाए, जो कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। और इसलिए मैं बोलता हूं केएल टेस्ट के टेस्ट आप अच्छे से जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि इसमें मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपने कोशिश किया। सबसे पहले क्या है भाई, आपको यह पता होना चाहिए कि पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर क्या है। पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, आप बोलेंगे सर सिंपल है, ये अमाइड है। अमाइड में NH2 का एक हाइड्रोजन हटाओ और इस यहां पे नाइट्रोजन के साथ ये फिनाइल ग्रुप लगाओ, ठीक, ये हो जाएगा N फिनाइल इथेनामाइड। और अगर इसके पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दे तो ये हो गया आपका पैरासिटामोल। तो ऐसे तो आपको पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर याद करना है। अब पैरासिटामोल का यूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, अब आपको पता है यहां पे एक तो भाई ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है और इधर ये क्या है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया अमाइड, और मेन चेन हो गई 2 कार्बन की, ये वाली 1 2। लेकिन नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या लगा है, फिनाइल के 4th पोजीशन पे OH लगा है। तो नेमिंग करते टाइम ऐसे लिखा जाएगा, N पे लगा है फिनाइल और फिनाइल के 4th पोजीशन पे OH, इसको लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ब्रैकेट बंद इथेनामाइड, इथेनामाइड। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं किस किस बच्चे ने फर्स्ट टाइम में ही स्ट्रक्चर भी सही ना लिया था और आईयूपीएसी नेम भी लिख लिया था। अगर ऐसे आईयूपीएसी नेम आप लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर अच्छा है। और अगर ये लिख लिया तो एक और ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्प्रिन। और अगर ऐसे नेम आप नहीं लिख पाते तो आपको ड्रीम बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ड्रीम बैच में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाता हूं। और जैसे मैंने आपको ये आईयूपीएसी पहले स्ट्रक्चर लिखना सिखा, फिर उससे नेम लिखना सिखा, एग्जैक्टली वैसे ही मैं आपको कोर्स के लेक्चर्स में सिखाता हूं। तो ड्रीम बैच को जो बच्चा फॉलो करेगा, ना कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करेगा, बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा देगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ड्रीम बैच को फॉलो करने वाला बच्चा जो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेगा, केएल टेस्ट को भी करेगा, वो 20 साल के बाद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली सोल्व कर देगा। तो ऐसे हमें कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। और वो सिर्फ आएगा आपका, बोलो, ड्रीम बैच से, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी कवर्ड है और ओनली उन्हीं क्वेश्चंस पे, उसी लेवल के क्वेश्चन में फोकस किया जाता है जो नीट 2026 में आने वाले हैं। ठीक, आने वाले हैं, ठीक है ना भाई, कर लेंगे। चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, तो देख लो, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड। ठीक, आंसर इज 4, और ये क्वेश्चन माना जाएगा मीडियम लेवल का। मेरे स्टूडेंट के लिए तो ये इजी लेवल का है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी। गलती ये नहीं कि उन्हें आता नहीं है, गलती ये कि यहां पे कॉलम 1 में मैंने लिखा ही ऐसे है कि हर बच्चा, कोई ना कोई बच्चा मिस्टेक कर ही देगा। ठीक, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले जब भी आप आईयूपीएसी नेम का स्ट्रक्चर लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, पहले आता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले आता है, फिर आता है आपका वर्ड रूट, और देन आता है आपका सफिक्स। और मैंने आपको सिखाया है प्रीफिक्स में हम पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स।
उसके बाद लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, देन आएगा आपका वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, और फाइनली सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, ये लिखा जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आप लिखते हैं, यहां लिखते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम, किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे आपका इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ब्रोमो, क्लोरो एटसेट्रा। और प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है किसके लिए, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए, इसमें साइक्लो वर्ड आप यूज करते हैं। और वर्ड रूट आपको नंबर ऑफ कार्बन बताता है, नंबर ऑफ कार्बन में आप जानते हैं 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट एंड सो ऑन। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है अनसैचुरेशन के बारे में, है ना, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, डबल बॉन्ड है उसके लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आइन, 2 बार डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई इन, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन, और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए इन आइन यूज करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, ये मैंने आपको सिखाया था। अब देखो प्राइमरी सफिक्स बोला उसने सबसे पहले। अब देखो ये क्वेश्चन तो आसान है, जैसे ये एक ऐसा मैच द कॉलम है जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो सबसे पहले तो लिख लो नीट 2026 एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन केयर टेस्ट सीरीज से आ सकता है। ठीक है भाई, अब इसमें पूछा क्या है, कॉलम 1 में आपको ना प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स ये दिया है, और कॉलम 2 में उनको मैच करना है, कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स है या सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इस टाइप से। क्या होता है आप लिखते हो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आईयूपीएससी नेम का स्ट्रक्चर लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये ऑर्डर भी आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है कि सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, इथाइल, मिथाइल, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जिसके लिए साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स बताता है आपके सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन एटसेट्रा। और सेकेंडरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, COOH के लिए ओइक एसिड, OH के लिए ओल, CHO के लिए अल एटसेट्रा। अब आ जाओ इस पे, देखो गलती क्या होगी आपसे, यहां लिखा है इसने सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स, ध्यान देना प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन, आइन है क्या, कहीं पे आइन है तो ए का हो गया आर। सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमो, क्लोरो, तो ये मैच कर गया एस से। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स होता है आपके फंक्शनल ग्रुप का, अल, ओन, ओल या ओइक एसिड, ये मैच कर गया पी से। प्राइमरी प्रीफिक्स ये होता है आपका साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, मैच करो, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू, आंसर इज 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें ही कंफ्यूज हो गए हुए, प्राइमरी सफिक्स को प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ रहे होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स पढ़ रहे होंगे, उल्टा सीधा पक्का बच्चों ने जल्दबाजी में किया होगा। तो आंसर 1 है। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है या ये थर्ड अटेम्प्ट में करने का क्वेश्चन है। पहला मैच द कॉलम ऐसा है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, भले ही क्वेश्चन आसान है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन रीजन, द यूपीएससी नेम ऑफ द, इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम बोला गया है। तो देखो ये कंपाउंड जो है इसने बोला पेंटूइन, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना पहला नंबर इधर से मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5, ये होगा पेंट 3 4 आइन, ये नेम होगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, while deciding the locants for the double and triple bond in an ine, double bond are always preferred over triple bond, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी उसको देंगे जो लिस्ट लोकेंट नंबर पे आ रहा होगा। दोनों साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, दोनों में कंपटीशन हो जाए, देन डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी और ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर इज 4, इजी क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अमोनियम साइनेट ऑन हीटिंग गिव्स यूरिया। बिल्कुल सही बात है, अमोनियम साइनेट होता है NH4CNO, इसको हीट जब आप करते हैं तो ये बनता है NH2CONH2। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था विच वाज सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। तो ये क्या है, यूरिया, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अमोनियम साइनेट ये आपका क्या है, अमोनियम साइनेट आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो लैब में सिंथेसाइज किया गया, दैट इज यूरिया। पहले ही पेज पे आपको लिखवाया गया है, तो ये तो सही है, यूरिया देगा। अमोनियम साइनाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बट ये यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, ये रीजन थोड़ा है इसका। भले ये स्टेटमेंट सही है बट रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन। भाई अगर रीजन एक्सप्लेन कर रहा तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ स्टेटमेंट सही है। आंसर आ जाएगा 2 और क्वेश्चन कहलाएगा आपका मीडियम लेवल का, या इजी में ही काउंट कर सकते हो, ठीक, इजी और मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स। देखो बना के देखो, पहले में एन प्रोपाइल एल्कोहल ये बन गया भाई, है ना, एंड दूसरा बना आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो फर्स्ट और सेकंड ये 1 प्रोपेनॉल ये 2 प्रोपेनॉल, दीज आर पोजीशन आइसोमर नॉट चेन आइसोमर। सेकंड एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल 4 कार्बन का स्टेट चेन है, और इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये भी 4 कार्बन का स्टेट चेन है, चेन सेम है बट OH की पोजीशन चेंज हुई, इट इज आल्सो पोजीशन आइसोमर। दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल। थर्ड है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल ये होता है एंड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये होता है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, सो इट इज आल्सो पोजीशन आइसोमर, ठीक। फोर्थ इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये चेक करते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल जो होता है ये होता है, और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये होता है। इसमें 3 कार्बन की चेन है और इसमें 4 कार्बन की चेन, तो दीज आर चेन आइसोमर। आंसर इज फोर्थ, आंसर इज 4। और ये इजी से मीडियम क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन ही यार, इसमें है ही क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डज मोनोब्रोमो डाइक्लोरोबेंजीन हैव। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। कैसे करेंगे, देखो मोनोब्रोमो, एक ब्रोमीन और 2 क्लोरीन लगा, तो सबसे पहले एक काम करो, दोनों क्लोरीन को एक साथ रख लो, ठीक। 1 2 पे क्लोरीन और फिर 3 पे ब्रोमो, ये हो गया। तो 1 2 पे रखना है इसको। अब नेक्स्ट केस में भी क्या करो, 1 2 पे क्लोरो रखो, डाइक्लोरो, और 4 पे ब्रोमो, ठीक है, दूसरा आइसोमर बन गया। तीसरा, अब ये भी कर सकते हैं क्या भाई, 1 2 पे ये रखा और इधर यहां Br लगा दिया, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 2 3 4 हो गया, तो इसमें ये नहीं बोलोगे 1 2 3 4 5, नहीं, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, वापिस सेम हो गया। अगर आप ये ना रख के अगर इधर रखोगे फिर ये पहले वाला केस बन जाएगा 1 2 3 पे ब्रोमो, जैसे ये था, तो ये केस अब इसका खत्म हो गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Cl का पेयर बनाने की बजाय दोनों Cl को अलग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं Cl को 1 और 3 पे रखता हूं, 1 2 3, तो सबसे पहला केस तो ये बना दो, 2 पे ब्रोमो लगा दो। फिर नेक्स्ट केस में अब इसको 1 और 3 पे ही रखना, Cl को 1 और 3 पे, और ब्रोमो को 4 पे लगा दो, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं, Cl को एक बार 1 और 3 पे ही रखो, ठीक, ये यहां आ गया ब्रोमीन, तो ब्रोमो को यहां लगा दो। अब क्या होगा 1 2 3 4 5, हालांकि नंबरिंग ऐसे नहीं होगी, अब आपकी नंबरिंग तो वैसे तो होगी तो स्टार्ट Br से, लेकिन ऐसे लिखोगे 1, अच्छा इसमें भी नंबरिंग जब होगी ना, मतलब वैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसमें भी नंबरिंग जब होगी ना ऐसे होगी 1 2 3, ये ध्यान रखना, बस मैं समझा रहा हूं आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें ऐसे होगी 1 2 3 4 5। अब और कहीं कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकता हूं क्या, Cl को 1 और 3 पे रख रहा था और यहां Br को रख दिया, तो ये तो यही केस हो जाएगा ना 1 2 3 4, ये वाला कहां गया आपका, ये वाला जो आपने ये किया, लेकिन इस केस की भी नंबरिंग सही नहीं कर रखी, वैसे मैंने नंबरिंग में गलत कर रहा हूं, कहीं सोचो, हाँ क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, ये नंबरिंग गलत है, ऐसे करना है ना, ब्रोमो से स्टार्ट होगी ऐसे नंबरिंग देखी जाए तो, लेकिन बनाने का मेथड सही है जो मैं बना रहा हूं, ठीक। अब एक काम करो, अब और क्या कर सकते हैं यार, Cl को O के साथ और तो चेंज कर नहीं सकते, अब सोचो ऐसा क्या किया जाए ताकि एक काम करें,
Cl को 1 और 4 पे रख के देखें। अब आपके पास Br है, Br को आप यहां रखो या यहां रखो, इस Cl के साथ आ गया, और Br को यहां रखो या यहां रखो तो इस Cl के साथ आ गया, तो एक ही केस बनेगा। ठीक, तो अब केस काउंट करो कितने हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, आंसर इज 6, आंसर इज 6, फोर्थ आंसर आ गया। और ये मीडियम टू टफ कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट दूसरे या तीसरे में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ऑफ द फॉर्मूला। ये तो क्लास का क्वेश्चन है यार, ये एनसीईआरटी का है, मैंने बोला था एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम, पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक, एज इट इज भी आ सकता है, ये मैंने क्लास में भी करवाया है। देखो कैसे बनाना है आपको ना, 5 कार्बन का अल्कोहल बनाना ना, ओनली अल्कोहल की बात कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल की। तो एक काम करो, आप सारे अल्कोहल आइसोमर बना लो, 5 की चेन है, तो एक बार तो 1 पे पेंटेन 1 ओल हो गया, फिर एक बार करो पेंटेन 2 ओल हो गया, फिर एक बार करो पेंटेन 3 ओल हो गया। इसमें कोई और चेंज नहीं कर सकते, चेन को छोटा कर दो, 4 की करो। 4 की चेन करने के बाद देखो, ये प्राइमरी कार्बन सेम है, ये प्राइमरी कार्बन अलग है, तो इस पे OH लगाओगे अलग बात है, और उन कार्बन पे लगाओगे तो अलग बात है, तो 2 तो बन गए प्राइमरी के। फिर इस सेकेंडरी पे और इस पे टर्सरी पे ऐसे लगा लो, ये और इस पे टर्सरी पे। अब आपके 4 कार्बन वाला कोई और केस नहीं बन सकता, तो चेन को और छोटा किया जाए, कितने की, 3 की चेन कर दी, तो यहां पे ये चारों क्या प्राइमरी कार्बन है एक जैसे, तो एक ही केस बनेगा। टोटल कितने बने, टोटल 4, 3 वो 4 ये 1 ये, 8 आइसोमर। ये कैसा है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं चेक करो, 1 2 3 4, और सेकेंडरी अल्कोहल कितने हैं, टर्सरी 1 है तो 3 सेकेंडरी हो गए, 2 वो 1 ये, और टर्सरी अल्कोहल 1 है, तो आंसर कितना आया, ओनली प्राइमरी पूछा था, आंसर इज 2। ये इजी क्वेश्चन कहलाएगा क्योंकि क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक क्रिसोल्स इज। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक क्रिसोल कितने बनते हैं वो बताना है। सबसे पहले क्रिसोल क्या होता है, ये फिनोल के अगर एक मिथाइल लगा दिया, इट इज नोन एज क्रिसोल, तो ये हो गया ऑर्थोक्रिसोल। ठीक, दूसरा, अब इसको मेटा पोजीशन पे ले जाओ CH3 को, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसोल। ठीक, मेटाक्रिसोल, और फिर इसको पैरा पोजीशन पे ले जाओ, दिस इज नोन एज पैराक्रिसोल। ठीक, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ये बन गए आपके 3 आइसोमेरिक क्रिसोल्स। ठीक है भाई, कर देंगे, आंसर इज 3, और ये हो गया आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन, यानी ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, रिवाइज करना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिख लो, ये रिवीजन में आपकी मदद करेगा। कैसे, देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक क्रिसोल्स इज, इसका आंसर मैंने दिया है 3, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका 3 नहीं आना चाहिए, इसका तो आंसर 5 आना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के दिमाग में क्या है, ये तो 3 आइसोमर वो बनाएंगे। ठीक, और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल, मेटा पे और पैरा पे। इसके अलावा वो ये बोलेंगे सर ये भी तो बनेंगे, ये वाला बेंजाइल अल्कोहल, और एक इसका ये ईथर वाला यानी एनिसोल। ठीक, सर ये तो टोटल 5 बन रहे हैं। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक क्रिसोल्स, क्रिसोल कितने आइसोमेरिक क्रिसोल बनेंगे, सिर्फ क्रिसोल बताने हैं, आपसे बेंजाइल अल्कोहल या एनिसोल के बारे में नहीं पूछा गया है। तो टोटल आइसोमेरिक क्रिसोल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, इसलिए इसका आंसर 3 आया। ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो इस बार एग्जामिनर नीट 2026 एग्जाम में आपसे कराने वाला है, लेकिन ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको ड्रीम बैच के लेक्चर्स में बता रहा हूं, और साथ के साथ केयर टेस्ट सीरीज में टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू आपसे मिस्टेक करवा भी रहा हूं, और साथ में टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में बता भी रहा हूं कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद
आप साथ के साथ केयर टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है भाई, कर लेंगे इस बात को नोट, तो ये दोनों नहीं आएगा, ये गलती नहीं करनी है, ये भी आपको लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। द नंबर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स पॉसिबल फॉर C7H9N इज। देखो मैं आपको कहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को जरूर मिस्टेक करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट 2026 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कर लिया ट्राई आपने? अब मैं ट्राई करता हूं। देखो क्या पूछा है, एरोमेटिक अमीन्स पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, इसमें क्या होगा, बेंजीन, ये बन गया आपका एरोमेटिक अमीन, और इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो यहां पे एक मैंने मिथाइल लगा दिया। चेक कर लेना, फॉर्मूला यही आएगा C7H9N। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे मिथाइल, और तीसरे केस में हो जाएगा पैरा पोजीशन पे मिथाइल। फिर क्या हो सकता है, एक केस ये भी तो बना सकते हैं कि सर यहां पे एनिलीन में है ना, ये हाइड्रोजन हटाया और यहां मिथाइल लगा दिया, बिल्कुल सही है। और साथ में एक केस हम ये भी बना सकते हैं कि आप बेंजीन के ऊपर CH2 लगाओ और उससे NH2 लगाओ। आंसर कितना आया, 5। यही आ रहा ना आपका, रोंग है, क्योंकि इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 4। क्यों? क्योंकि उसने पूछा नंबर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स पॉसिबल फॉर C7H9N इज। देखो एरोमेटिक अमीन्स आपसे पूछा है, तो ये एरोमेटिक है, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा, मेटा पे, पैरा पे, और ये भी आपका एरोमेटिक अमीन है जो कि सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है। लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? क्या यहां पे बेंजीन से डायरेक्ट NH2 जुड़ा है? नहीं जुड़ा, तो ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। आपसे सिर्फ क्या पूछा था उसने, एरोमेटिक अमीन्स, तो कितने एरोमेटिक अमीन्स आएंगे, 4 एरोमेटिक अमीन्स आएगा इसका आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट 2026 एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ड्रीम बैच के लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चंस लगातार मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, एग्जामिनर कहां से कौन सा क्वेश्चन इस बार पूछने वाला है वो आपको बता रहा हूं, और केयर टेस्ट के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे टेस्ट में मिस्टेक करवा करके वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू बता रहा हूं कि ये वाली मिस्टेक मत करना, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। ये एरोमेटिक अमीन्स पूछे गए हैं, ना कि इसके आपसे टोटल आइसोमेर पूछे गए हैं। तो एरोमेटिक अमीन तो 4 ही बनेंगे, और ये पूछ ले कितने एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनेंगे, तो 1 2 3, ये तीनों प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है और एक सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है, टोटल 4 एरोमेटिक अमीन हो गए। तो ऐसी मिस्टेक्स जो है वो आपको केयर टेस्ट के ही वीडियो सॉल्यूशन में मिल सकती है, बाकी किसी टेस्ट सीरीज में इतने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं। तो प्लीज आप ड्रीम बैच के लेक्चर तो देखें ही देखें, साथ में केयर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी जरूर देखें। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये करा, इससे पहले ये मिस्टेक करवाया था आपसे, आइसोमेरिक अल्कोहल पूछे थे, इसमें भी आपका आंसर 5 आया था, लेकिन आंसर कितना था इसका, 3 था। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, ये वाली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। ध्यान दें, लिख दें, ध्यान दें, ये मिस्टेक ना करें। ठीक है, ये मिस्टेक ना करें, ठीक है ना भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मेटामेरिज्म। इनमें से मेटामेरिज्म कौन शो करेगा? देखो मेटामेरिज्म वो शो करता है जैसे ऑक्सीजन हो गया जिसमें सल्फर, यानी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इस टाइप से ये वाले। अब इनमें खास बात क्या होनी चाहिए, जो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है इनमें है ना, साइड में जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे पहले में देखो, पहले में आपने क्या कर दिया, CH3 CO CH2 CH3। अब ना तो इस अल्काइल ग्रुप में कोई चेंज कर सकते हैं, ना इसमें कर सकते। बोला सर एक काम करूंगा, एक मिथाइल इधर ले आऊंगा तो इधर इथाइल हो जाएगा, अरे उधर मिथाइल हो जाएगा इधर इथाइल, बात तो वही है, फिर भी 2 ब्यूटेनोन रहेगा, तो ये नहीं कर सकता, ये शो नहीं करेगा। दूसरा C2H5S एंड C2H5S ये कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ मिथाइल कर दूंगा और दूसरी तरफ प्रोपाइल कर दूंगा, प्रोपाइल कर दो या एन प्रोपाइल कर दो या आइसो प्रोपाइल कर दो, ये कर जाएगा, ये मेटामर हो गए। ठीक, ये कर रहा है, ये आंसर सही है। तीसरा भी नहीं करेगा, इसमें तो है ही 2 मिथाइल, क्या करोगे, किस तरफ लेके जाओगे। ठीक, चौथा भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें भी एक तरफ मिथाइल इथाइल है, तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आया, आंसर इज सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर सेकंड, इजी क्वेश्चन है। ठीक,
पिछले में हमने लिखा क्या आंसर कौन सा था? पिछले में नहीं लिखा, आंसर 3 था और एक क्वेश्चन मीडियम है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, COOH इज, ये कैसे, अच्छा कैसे आइसोमर, पोजीशन चेन फंक्शनल, अरे भाई ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड ये एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए, आंसर 3 और इजी क्वेश्चन, ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइक्लिक आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन के मैं बना देता हूं कितने बनेंगे। सबसे पहले 6 की चेन बनाओ, 6 की चेन का सिर्फ एक बनेगा, कोई चेन नहीं कर सकते। फिर 5 की चेन के बनाओ, 5 की चेन में सिर्फ एक मिथाइल है, वो किसी भी कार्बन पे लगा दो तो आप लिखो मिथाइल साइक्लोपेंटेन। फिर 4 की चेन में अब आपके पास 2 कार्बन है, तो उन दोनों कार्बन को आप कैसे रख सकते हैं, या तो इथाइल के फॉर्म में या 2 अलग अलग मिथाइल यानी डाइमिथाइल के फॉर्म में। ये इथाइल साइक्लोब्यूटेन और ये रखा डाइमिथाइल, दोनों को सेम कार्बन पे, फिर दोनों को अलग अलग कार्बन पे, फिर दोनों को 1,2 मिथाइल हुआ और ये 1,3 मिथाइल हुआ, और कोई केस नहीं बन सकता है। फिर इसके बाद बनाओ 3 वाला, 3 वाले केस में क्या कर सकते हैं, 3 की साइक्लोप्रोपेन हो गई, अब आपके हाथ में 3 कार्बन है, तीनों को एक साथ रखो 3 की चेन में, ये एन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर एक काम करो, एन प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी लिखा करो, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर एक काम करो, अब 3 वाले में और चेंज नहीं कर सकते, 2 को एक साथ और 1 को अलग, इथाइल मिथाइल लिख दो। फिर एक काम करो, इथाइल मिथाइल के बाद इथाइल एक कार्बन पे इथाइल लगा दो, 1 पे इथाइल 2 पे मिथाइल आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब ये दो कार्बन एक साथ, इनको भी अलग करो, 1 1 एंड 2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर एक काम करो, तीनों को अलग लगा दो, 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब बताओ कौन सा नहीं, मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, ये रहा मिथाइल साइक्लोपेंटेन सही है। 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, ये रहा, ये भी बिल्कुल सही है। 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये रहा बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द 3 आंसर इज 4। और इस क्वेश्चन में भी एग्जाम में मेहनत करनी पड़ेगी, तो कम से कम 2 मिनट लगेंगे, तो ये मीडियम या टफ यानी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जाएगा। लिखना कुछ लिख सकते हो, क्लास में भी कराया गया क्वेश्चन है ना, क्लास में पूछे ना साइक्लोहेक्सेन कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग चेन आइसोमर इज नॉट करेक्ट। भाई ये क्या रिंग चेन है क्या, ये रिंग चेन आइसोमर है बिल्कुल, क्योंकि ये देखो, ये पता क्या है, ये डाई इन है, तो डाई इन में क्या बनता है, उसका साइक्लिक साइक्लो एल्कीन बनेगा, बिल्कुल सही है। ये वाला, ये आपका ना, ये इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और OH भी है, तो इसका ईथर बन जाएगा अल्कोहलिक का, तो और आपका डबल बॉन्ड वाले का साइक्लिक, ये भी सही है। नेक्स्ट, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये साइक्लिक बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल सही है, सेम फॉर्मूला आ रहा है। नेक्स्ट, ये वाला क्या है, इसमें ना ये वाला, इसका ना ये नहीं बनेगा, इसका ज्यादातर आप ये बना सकते हो, ये बनना चाहिए, क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन का साइक्लो एल्कीन बनता है, ना कि साइक्लो एल्कीन। तो चौथा रॉन्ग है, चौथा पेयर रिंग चेन आइसोमर नहीं है, आंसर 4 इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी साइक्लिक एंड एसाइक्लिक आइसोमर्स इंक्लूडिंग टोटोमर्स कैन बी मेड बाय द फॉर्मूला C3H6O। देखो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम उसको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करते, थर्ड अटेम्प्ट में करना होता है, और थर्ड में भी तब करेंगे जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में स्किप करना होता है। देखो नीट 2025 में हमने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर ने फिजिक्स में और 2-3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में ऐसे रखे थे जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे। तो जिन बच्चों ने नीट 2025 में ऐसे टफ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया, वो पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाए, और अच्छे अच्छे बच्चे नीट 2025 में फेल हो गए। तो नीट 2026 में आपके साथ ये मिस्टेक ना हो, इसलिए केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू ये सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, और हर टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ताकि आप यहीं पे सीख जाओ कि ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें लास्ट में करना है, और वो भी तब जब हमारे पास एनफ टाइम बच जाए। तो ये सब मैं आपको केयर टेस्ट में अच्छे सिखाऊंगा, बस आपको फॉलो करते चलना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें है C3H6O। भाई C3H6O क्या होता है ये? भाई अगर मैं ये लिख दूं प्रोपिन, ये C3H6 है, इसमें एक हाइड्रोजन हटाओ और उस पे OH लगाओ, क्या यही फॉर्मूला बना क्या? C3H6O, सही है। तो यहां पे तो OH फर्स्ट कार्बन पे आया, अब इसकी पोजीशन चेंज करो,
पोजीशन चेंज कैसे कर सकते हैं, सेकंड कार्बन पे OH को ले आओ, ठीक। नेक्स्ट और क्या ऑप्शन बन सकता है, अब इसको फर्स्ट कार्बन पे ले आओ आप, और जैसे ही आप फर्स्ट कार्बन पे लाएंगे ना, ध्यान दो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और इसका आप क्या बोलोगे, इसका सिस के यहां पे सिस और ट्रांस दो बनेगा, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। कितना हो गया, ये थर्ड और ये इसका फोर्थ, तो ये बन गए आपके एल्कोहलिक आइसोमर जिसमें इनोलिक भी आ गया। अब इसके अलावा और क्या बन सकता है, अब जैसे ये वाला है, इस वाले में आप ये भी कर सकते हो ना, इसका टोटोमर भी बना सकते हो। टोटोमर कैसे बनेगा, जैसे ये पांचवा आ गया ना, अब पांचवे में एक तो टोटोमर आपका ये बन सकता है, इसका अगर टोटोमर बनाएंगे तो ये बनेगा एल्डिहाइड, और इसका टोटोमर बनाएंगे तो ये बनेगा आपका एसीटोन यानी कीटोन, ये टोटोमर बन गया। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, और आप इसका ईथर बना सकते हैं। ईथर कैसे बनेगा सर, ये वाला ईथर बन जाएगा, ये ईथर बन गया एक तो, और ईथर साइक्लिक ईथर बना लो। साइक्लिक ईथर में भाई आप ये 4 की रिंग बनाओ जिसमें बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर रिंग को छोटा कर दो। रिंग को छोटा करने का क्या फायदा सर, रिंग को ऐसे छोटा कर देंगे, रिंग को छोटा कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है, क्योंकि इसके एक मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा, और इधर ऑक्सीजन, और इधर आपका क्या लगा है, इधर आपका लगा है ये कार्बन लगा है। तो इस केस में क्या होगा, वो कायरल सेंटर होगा, तो इसके डेक्स्ट्रो और लिवो भी बनेंगे। तो डेक्स्ट्रो और लिवो बनेंगे, तो 9th हो गया डेक्स्ट्रो और 10th हो गया लिवो। तो टोटल कितने आइसोमर बने, टोटल 10 आइसोमर बने। तो ऐसा सोचना एग्जाम में बच्चे के लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, तो इसलिए प्लीज ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से जरूर सोल्व करें, मतलब सीख के जाए टेस्ट सीरीज के थ्रू। लेकिन एग्जाम में जैसे आपको पता चले यार इसमें तो है ना, ये आपका अल्कोहल भी बन रहा है, इनोल भी बन रहा है, फिर इनोल के आपके टोटोमर भी बन रहे हैं, फिर यहाँ पे ईथर भी बन रहा है, साइक्लिक ईथर भी बन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फिर लास्ट में करना चाहिए। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 10 आइसोमर, आंसर इज 10 आइसोमर, ठीक। टोटल आइसोमर हमने बनाए हैं, आंसर आ गया 4, और ये था आपका टफ क्वेश्चन। लास्ट में करो, लास्ट में करो, सीखो यहां से इस क्वेश्चन से। बोलो कोई डाउट है क्या, जिसको समझ नहीं आया है या जो सोल्व नहीं कर पाया है, या जिसको लगता है भूल सकता हूं, वीडियो पॉज करके एक बार इनको समझ समझ के लिख सकता है, ठीक है भाई, हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें देखो, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज। देखो ये कार्बन sp2 है, ये sp है, ये sp2, ये sp3 है, ये sp है Cn में, ये sp और ये sp, 1 2 3 तीन ही, सॉरी एक ये रहा नीचे वाला, ये 4, तो आंसर इज 4, आंसर इज 4, आंसर 4 नहीं है, ऑप्शन 3 आंसर है, लेकिन आंसर 4 है, और ये है आपका इजी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट इन। पहला क्या है, पहला तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे में क्या है, दूसरे में C2H4 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तीसरे में क्या है भाई C2H4Br2 है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ऐसे, और इनके एक एक Br आ जाएगा, तो ये कार्बन कार्बन प्योर सिंगल बॉन्ड आ गया, और चौथे में C6H6 है। तो आप बता सकते हो ना सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आंसर इज 3, आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक। 30 सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन 1 3 एंड 5 आर। सबसे पहले IUPAC इसमें ना नंबरिंग कर लो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। तो नंबरिंग जब करेंगे क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे, उधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, ठीक। डबल बॉन्ड को देख के उस पर लाड़ नहीं टपकनी चाहिए, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, फिर पूछा थर्ड का sp3 है, और फिर आपसे पूछा है फिफ्थ का sp2। एग्जामिनर देखो इधर से नंबरिंग करवा के और कैसे ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो sp sp3 sp2 रिस्पेक्टिवली बताना है, sp sp3 sp2, आंसर इज 1। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती होने के चांस है, पहले नंबरिंग में और फिर नंबरिंग इधर से करके पढ़ने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट होती है, तो ये एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है, और ये सारी मिस्टेक मैं आपसे केयर टेस्ट में कराऊंगा। गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स प्रोडक्ट इन CO2। देखो CO2 में क्या होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, तो इसमें इथेन में तो sp3 होता है, इथीन में sp2 होता है, इथेनॉल में sp3 और इथाइन में sp, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये भी sp ये भी sp, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ये नीट का ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा पहले अटेम्प्ट में देखा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ClCl बॉन्ड इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन ये वाला बॉन्ड एंगल, भाई इथीन ये तो बॉन्ड एंगल 120 का आएगा, और फिर बोल रहा है एंड टेट्राक्लोरोमीथेन में, टेट्राक्लोरोमीथेन में तो सिंपल है, कितने का आएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आया, आंसर हाँ 120 एंड 109 डिग्री, आंसर इज फर्स्ट, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एट रूम टेम्परेचर द इक्लिप्स एंड द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड मतलब कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज दे इंटर कन्वर्ट रैपिडली, बिल्कुल सही है। देखो जो इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म है इथेन की, वो एक दूसरे क्या है कन्फर्मर, और कन्फर्मर्स क्या होते हैं, वो रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनते हैं, और रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, तो वो अपने आप पहले ये आपका इक्लिप्स फॉर्म है, फिर ये स्टैगर्ड, फिर ये इक्लिप्स, ये घूमता रहेगा और ऐसे इनफाइनाइट कन्फर्मर बनाता है। नेक्स्ट, बोथ कन्फर्मर आर इक्वली स्टेबल, नहीं भाई स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है आपके इक्लिप्स फॉर्म से। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कन्फर्मर्स इज लार्ज, नहीं एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तभी तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। देयर इज ए लार्ज एनर्जी बैरियर ऑफ रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, नहीं एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, आंसर 1 इज करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ एंगल्स बॉन्ड एंगल चेंजेस एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंजेस, both bond angle and bond length remain the same, both bond angle remains the same but bond length changes। देखो ध्यान से पढ़ो, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, फॉर नीट 2026 लिख लो, ये एज इट इज भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्यों, सुनना ध्यान से। विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देखो इथेन के आप दो कन्फर्मर बनाते हो, एक तो कौन सा बनाते हो भाई, एक तो इक्लिप्स फॉर्म बनाते हो, मेन अगर ओनली मेन कन्फर्मर की बात करें, ये इक्लिप्स फॉर्म है जिसमें हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आएगा ऐसे, ठीक, और एक इसका होता है स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, जैसे ये था हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तो आपने ऐसे रोटेट करा दिया ना इसको, तो जब आप रोटेट करा रहे हो तो आपने इस सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन कराया है, और इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन कराने से यहाँ पे जो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एंगल है, इस बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और ना ही इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस में आता है, ऐसे जब रोटेट करते हो ना, यहाँ पे इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पीछे वाले कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इनका ये जो बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है ना, ये बॉन्ड एंगल नहीं है, दिस इज डाइहेड्रल एंगल। ये क्या है, ये वाला जो एंगल है ना डाइहेड्रल एंगल है, ये मत बोलना सर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, यहाँ एंगल 0 था, यहाँ पे 60 हो गया, दैट इज डाइहेड्रल एंगल, नॉट बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल उतना ही रहेगा, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, और ना ही बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज आएगा, आंसर इज 3। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको मिस्टेक करके आएंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है, आंसर 3। मैं मीडियम क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको मिस्टेक करके आएंगे, लेकिन आप सारे मिस्टेक केयर टेस्ट में करके जाएंगे ताकि नीट 2026 एग्जाम में आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, साइक्लोहेक्सिन। देखो भाई साइक्लिक एल्केन कौन से शो करते हैं, जिसमें 8 या 8 से ज्यादा कार्बन हो, ये तो शो नहीं करेगा। दूसरा 2 हेक्सिन करेगा, क्योंकि इसके दोनों कार्बन पे इंडिविजुअली डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़ा है। तीसरा 3 हेक्साइन, हेक्साइंस एल्काइंस कभी भी GI शो नहीं करता है, ठीक। चौथा
1,1 डाइफिनाइल इथाइलिन, 1,1 फर्स्ट कार्बन पे दोनों फिनाइल लगे हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे तो वो भी सो नहीं करेगा। ये डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन के भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। आंसर इज 2, वेरी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन। 38 हो गया। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले पे क्या है, दोनों ही मिथाइल लगे हैं कार्बन पे तो ये शो नहीं करेगा, पहला शो नहीं करेगा। दूसरा CH2, C इसके भी Br लगा, ये भी शो, दोनों सेम लगे, ये भी शो नहीं करेगा। ठीक, तीसरा कर जाएगा, पहला दूसरा नहीं करेगा। C6H5, ये C ये H लगा इसके एक, और दूसरे के भी एक H मिथाइल, ये कर जाएगा। और चौथा भी कर जाएगा क्योंकि इसमें यहां पे sp2 कार्बन के दोनों के इंडिविजुअली डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हैं। भाई इस कार्बन के ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। थर्ड और फोर्थ में ऐसा ही है। आंसर इज 4। दिस इज ऑल्सो लॉलीपॉप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किन डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो C4H8 तो कर सकती है, कैसे, ब्यूट 2 इन बना दो, ये तो कर सकती है पहला। दूसरा प्रोपिन कभी भी नहीं करेगी क्योंकि प्रोपिन में है ना एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, सेम एक sp2 कार्बन में 2 से एटम। पेंटिन में आपका ना 2 पेंटिन करेगी, 3 पेंटिन करेगी, लेकिन 1 पेंटिन नहीं करेगी, जैसे 1 ब्यूटिन नहीं करती। ठीक, और ये चौथा ये भी कर जाएगा, C3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3। ठीक, इसमें ना टर्मिनल पे डबल बॉन्ड मत बनाना बस, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। प्रोपिन नहीं करती, है ना। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कंटेन कायरल मॉलिक्यूल। पहले में देखो भाई, पहले में ये कार्बन इसके मिथाइल लगा OH NH2 COOH, चारों अलग है, सही है। इसके दोनों मिथाइल हो गए, इसके पास नहीं है। अब इसमें देखो, इस कार्बन के क्लोरीन लगा, हाइड्रोजन लगा, इधर sp3 कार्बन, इधर sp2, तो ये भी कायरल सेंटर है। इसके हाइड्रोजन और मिथॉक्सी तो अलग लगा, लेकिन इधर और इधर आने पे सेम, तो इसके पास नहीं है। तो 2 और 3 कॉम्बिनेशन के पास है, 2 and 3। आंसर इज 2, ये भी इजी क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 2 and 3 के पास क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। अच्छा कायरल, हाँ मॉलिक्यूल एक ही बात है, कायरल मॉलिक्यूल भी उसी को बोलेंगे। उसने कायरल मॉलिक्यूल बोला है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास एक ही कायरल सेंटर है और उस कायरल सेंटर पे कोई लोन पेयर नहीं है, दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल ही क्या कहलाता है, कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है या कायरल सेंटर कहलाता है। ठीक, समझ आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी एक गलती कर दी भाई मैंने, एक गलती क्या कर दी, 1 and 3 आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। इसको कैसे हटाऊं, अब ये पूरा ही हट जाएगा फिर तो। ये अगर हटा दिया, चलो इसको हटा दो, ये सेकंड नहीं है क्योंकि 2 तो और 4 तो है ही ना, 1 and 3। आंसर इज 1 and 3, आंसर इज 3 आएगा। ठीक, यहां भी लिख रखा मैंने आंसर, ये लिख लो। ठीक, आंसर इज 3। 1 and 3 क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि उनके पास एक ही कायरल सेंटर है और वो उसके पास लोन पेयर भी नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मेक इट कायरल कंपाउंड, द अटैक शुड बी ऑन। देखो सबसे पहली बात, ये CH3 CH2 CH2 कितने कार्बन लगा रखे हैं यार, 7 लगा रखे हैं। ठीक, अब ये बोल रहा है अगर इसको कायरल कंपाउंड बनाना है तो किस कार्बन पे अटैक होना चाहिए। मान लीजिए Cl लगाना है या वहां पे कोई भी एटम या ग्रुप लगाना है अलग से, तो कौन से कार्बन पे लगाना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये बोल रहा है फर्स्ट और सेवंथ, और एक 4 भी दे रखा है। फर्स्ट पे लगाओगे या सेवंथ पे लगाओगे, तो वहां पे मान लीजिए एक Cl लगा दिया आपने, फिर भी 2 तो क्या रह गए, क्लोरीन रह गए। सिमिलरली इस पे यहाँ एक Cl लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन रह गए ना, मतलब यहाँ पे एक Cl लगाओ तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे, इस पे एक Cl लगाओ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। और अगर आप फोर्थ पे ऐसा कर देंगे, फोर्थ पे मान लीजिए आपने एक Cl लगा दिया, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन तो अलग है, लेकिन इधर ये N प्रोपाइल और इधर N प्रोपाइल सेम है। तो फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ को छोड़ के किसी भी कार्बन पे अगर आप चेंज करते हैं, कोई नया एटम या ग्रुप लगाते हैं, तो उस केस में वो कायरल हो जाएगा। चाहे सेकंड पे लगाओ, थर्ड पे लगाओ, फिफ्थ पे लगाओ या सिक्स्थ पे लगाओ। कौन सा आंसर देगा इसमें, थर्ड। तो थर्ड पे एक काम करके देखो,
यहाँ कोई नया एटम लगा के देखो या ग्रुप लगा के देखो, ये कायरल हो जाएगा हाइड्रोजन, ये नया एटम या ग्रुप, ये इथाइल और ये ब्यूटाइल, अलग हो गए चारों। आंसर इज 2। ठीक, इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये 42 हो गया। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? इसमें पता क्या करना, सिंपल सा फंडा बताऊं, आप एक काम कर लो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आपका जब भी ये दिया हो ना वेज डैश, तो उसको हो ना उसमें फीचर में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। फीचर में कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई? जो आपका ना सॉलिड लाइन पे ना, उधर तो आप नजर जमाओ और उसको रख दो टॉप पे, सॉरी बॉटम पे, किस पे? बॉटम पे। और फिर क्या करना, जो ये डैश पे रखा ना उसको रख देना टॉप पे। सबसे पहले ये काम करो, ये OH आया और ये गया H टॉप पे। अब OH पे बैठ के देखो, राइट में इथाइल है या मिथाइल है, तो यहां से बैठ के देखोगे इधर इथाइल, ये लेफ्ट में मिथाइल, तो ऐसे लिख दो, ये CH2 CH3। ऐसे ही इसमें करना, यहां पे बैठे, ये आएगा आपका बॉटम में H और टॉप में आ गया इस बार OH। अब इस H पे बैठ के देख रहे हो, इसके राइट में मिथाइल, लेफ्ट में इथाइल, ये देखो ये ऐसे आ गया। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। सबसे पहले ये कायरल सेंटर है, नंबरिंग OH को ऑक्सीजन को जाएगी, फिर ये कार्बन नेक्स्ट हाइड्रोजन से जुड़ा, लेकिन ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा, इसका 2 नंबर, इसका 3, इसका 4। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे 1 से 2, 2 से 3 जाओ, क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट इसमें देखो 1 2, अच्छा मिथाइल कहां है? इसमें मिथाइल यहाँ 3 4। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? वर्टिकल लाइन पे 1 से 2, 2 से 3 मूव करोगे, क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज, ये भी है। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ रहा है, बोथ आर सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो सेम हो गए। आंसर 3। ये 1 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है, तो ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43rd, which of the following compounds can exhibit both geometrical and enantiomerism? देखो ये GI तो शो करेगा, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये देखो यहां से ये GI शो करेगा और ये इसके पास कायरल सेंटर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, तो इसके दोनों बन जाएंगे। नेक्स्ट ये वाला यहां से GI शो करता है, लेकिन इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कहीं से नहीं है। ये वाला GI शो नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ओनली एनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। बोथ इज शोन बाय सेकंड, तो आंसर 2। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस पैटर्न क्वेश्चन जेईई मेंस में खूब सारे पूछे जा चुके हैं, लेकिन आज तक नीट में इस पैटर्न क्वेश्चन नहीं आया है, तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ड्रीम बैच में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लास्ट में करवा रखे हैं। ठीक, और जिसको देखने कैसे करवा रखे हैं वो इन बुक से देख सकता है। ये बुक आपके लिए अमेज़न पे अवेलेबल है। ठीक, और जो बच्चे ये बुक ऑर्डर करते हैं ना भाई, रिव्यू देना मत भूला करो, ठीक, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कैसी बुक है। नेक्स्ट, प्योर +2 ब्यूटेनॉल हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +13.52 degree. A sample of 2-butanol prepared in the laboratory and purified by distillation has a specific rotation of -6.76 degree. What is the composition of the mixture? देखो ये जो मिक्सर है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं। +2 ब्यूटेनॉल, अगर 100% +2 ब्यूटेनॉल है, 100% +2 ब्यूटेनॉल है, तो इसका डिग्री ऑफ रोटेशन कितना है? इसका है थीटा कितना? +13.76 डिग्री। अगर 100% -2 ब्यूटेनॉल है, तो इसका कितना होगा? तो इसका थीटा आएगा माइनस में, -13.76 डिग्री। और यहीं अगर 100% की बजाय हम ओनली 50% -ब्यूटेन-2-ऑल ले लें, तो इसका एंगल कितना आएगा? इसका थीटा आएगा, इसका आधा कितना? 2 6 12 बच गया 1, और फिर ये कितने में जाएगा? बच गया 8, और ये जाएगा 8 पे 6.88। लेकिन इसने -6.76 लिख रखा है। आई थिंक उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप उसको माइनस लिख लो या कैसा ही लिख लो, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक,
तो इसने -6 पॉइंट, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, मैंने यहाँ गलती करके, उसने तो सही लिख रखा है, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। ये 52 था, ये 52 था, तो ये 6.76। अब ठीक है, ये आएगा, अब बिल्कुल सही है। तो जहां पे आपका फाइनली ये बच जाएगा ना, फाइनली 50% माइनस बच जाएगा, -2 ब्यूटेनॉल, तो वहां थीटा -6.76 आ जाएगा। अब ऑप्शन चेक करो, ये 20%, ये 80%, तो यहाँ नेट रिजल्ट क्या बचेगा, इसका 20%, इसके 20% को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये बचेगा 60% ऑफ -2 ब्यूटेनॉल, और -2 ब्यूटेनॉल का 60% पता कितना आएगा, अगर 100% का -13.52 है तो डिवाइड बाई 100 इंटू में 60, तो ये सोल्व करोगे ना, आएगा 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, और 1 31, और 13 6 78, 78, और 6 पंजा 30 था ना, और 78 और 3 कितना हो जाएगा, ये 81, ये आ जाएगा 8.112 डिग्री, तो ये नहीं आ रहा, ठीक, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, प्लस ब्यूटेन-2-ऑल और माइनस ब्यूटेन-2-ऑल 50-50% है, तो ये तो क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सर हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये 0 डिग्री आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, 60 डिग्री प्लस ब्यूटेन-2-ऑल है और 20% रेसिमिक मिक्सर है, इसके कारण तो 0, और 60% ब्यूटेन-2-ऑल है, तो जब 60% माइनस ब्यूटेन-2-ऑल था, उसका -8.112 आया, तो इसका पता कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका +8.112 डिग्री। नेक्स्ट बोल रहा है 50% -2 ब्यूटेनॉल और 25% रेसिमिक मिक्सर, इसके कारण तो हो जाएगा 0, और इसके कारण कितना आएगा, अकेले के कारण, इसके अकेले के कारण -6.76 डिग्री, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, आंसर इज 4th, ठीक है, आंसर इज 4th, और ये होगा मीडियम या टफ लेवल का क्वेश्चन, नीट 2026 में आ सकता है, में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। देखो मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नीट, जो ये क्वेश्चन है ना आपके रेसिमिक मिक्सर वाले या रोटेशन वाले, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन नीट एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है इस बार इस पैटर्न क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, और अगर पूछे जाते हैं तो बड़ी खुशी होगी। ये ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको इन नोट्स में करवा चुका हूं, आपके क्लास में पढ़ा चुका हूं, ड्रीम बैच में करा चुका हूं। कहां करवाया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लास्ट लेक्चर में, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर देखना। जो चेक करना चाहते हैं वो आज ही अमेजन से ये बुक ऑर्डर करके इन क्वेश्चंस को, इस पैटर्न क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, जो नीट 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। ये सब पैटर्न क्वेश्चन चाहे जेईई मेंस के है, आईआईटी एडवांस के, एम्स के, अदर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इन बुक्स में कवर किए गए हैं, ठीक है भाई। तो चलो अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। देखो आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आज हमने आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपने उम्मीद नहीं की होगी कि आइसोमेरिज्म में, आईयूपीएसी में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे सर हमसे छोटी छोटी मिस्टेक करवा सकते हैं। तो जो ये मिस्टेक मैंने आपसे करवाई है, जरूर आपने नोट की होगी। जिन बातों का ध्यान रखने का मैंने आपको बोला है वो भी आपने अलग से नोट कर ली होगी। बस अब इनको एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करते जाना है। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, देखो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री वीक है या आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रटनी पड़ती है, एक्सेप्शन आपको याद नहीं होते, फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी स्पीड बहुत कम है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा, तो सिंपल सा मेथड है, आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 3.0 बैच ज्वाइन करें, जहां पे मैं आपको कोटा क्लासरूम के लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। इन लेक्चर्स में मैं आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक सिखाता हूं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर टाइम कम बचा है, इतने लंबे लंबे लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, तो आप एक काम करो, लेक्चर पूरे जरूर देखो, क्योंकि केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए नोट्स बनाने की बजाय आप अमेजन से मेरी ये बुक मंगवा सकते हैं। इन बुक्स में वही नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कोटा क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इन नोट्स के थ्रू आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सकते हो, टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं।
तो प्लीज अब ज्यादा डिले ना करें, आपके पास टाइम बहुत कम है। ड्रीम बैच के अच्छे से लेक्चर देखें। इन बुक्स में जहां पे भी ब्लू कलर से मैंने जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, जहां पे डॉक्टर आपका नेम लिखवा रखा है, उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें। अलग से आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर अच्छे से आप फॉलो करेंगे, अभी भी आप नीट 2026 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। ड्रीम बैच के लेक्चर देखना है, इन बुक से नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जो भी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उनको बार बार अच्छे से रिवाइज करना है। ये है 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट पाथ। ठीक है भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।